अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्लास 11 की जो केमिस्ट्री चल रही है उसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंट मॉडल्स बताए थे, एटॉमिक मॉडल बताए थे, जिसमें जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोहर के किस किस एयर के अंदर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक इंट्रो दिया था। और नेक्स्ट चीज़ हमने जो की थी वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ही इस्तेमाल करके नील बोहर, जो कि हम 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैट्रिक क्लास के अंदर भी आप जो है उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेते हैं, और फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको पढ़ते हैं। तो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसमें उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया था, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से उसने हेल्प आउट ली थी, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो बोहर के बारे में, बोहर वाज अ डैनिश फिजिशियन थे, डेनमार्क में रहने वाले फिजिशियन थे, जिन्होंने करेक्ट किया था, हु करेक्टेड द मिस्टेक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो मिस्टेक्स थी, जो गलतियां रदरफोर्ड ने की थी, उसमें उन्होंने करेक्शन की थी। एंड प्रपोज्ड अ सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एन एटम, और उन्होंने एक सोलर सिस्टम मॉडल पेश किया था एटम का। और बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन 1913 के अंदर नील बोहर ने, जो कि एक डेनमार्क के रहने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके एक नया मॉडल पेश किया था जिसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। और उसकी जो मॉडल था वो काफ़ी हद तक ठीक था, सिवाय कुछ लिमिटेशंस के। तो हम मेन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं और मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। पहले पॉइंट के अंदर जो नील बोहर कहते हैं वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथ होता है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, जिसको हम शेल्स भी कहते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। ऑर्बिट भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और उसको शेल भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि नील बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें बताते हैं, एज सून द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन एनर्जी लेवल इट नाइदर रेडिएट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल के अंदर घूमता रहेगा तब तक ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूस एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। लेकिन नील बोहर कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके कि इलेक्ट्रॉन जो अपने ही शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं वो ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं और ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं, रास्ते की, उस शेल की, उस ऑर्बिट की, उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके रिवॉल्व करते रहते हैं जब तक वो अपने शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट फिर से समझ लें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करते हैं अपने शेल के अंदर, अपने एनर्जी लेवल के अंदर या अपने ऑर्बिट के अंदर, जब तक रिवॉल्व करते रहते हैं तब तक ना तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करते हैं तो वो कंटिन्यू एनर्जी रिलीज करता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी जो रदरफोर्ड का था वो गलत साबित हुआ था। थर्ड पॉइंट की तरफ जानिब चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट पे ये बताते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल यानी कि E1 पहले शेल से टू हायर एनर्जी लेवल E2 पर जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल के ऊपर जंप करता है तो उस वक्त वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर कोई शेल हमारे पास, ये हमने
इलेक्ट्रॉन बनाया, एक शेल एटम बनाया, इलेक्ट्रॉन अभी रिवॉल्व कर रहा है पहले शेल के अंदर, ठीक है, और पहले शेल की जो एनर्जी है वो है 10 जूल, तो और दूसरे जो शेल है उसकी एनर्जी है 15 जूल। यानी कि अब पहले शेल से दूसरे शेल के ऊपर जब वो जंप करेगा तो उसको 5 जूल की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी तो जाके वो वहां पर रिवॉल्व कर सकता है। तो पहले तीसरे पॉइंट के अंदर नील बॉहर ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर जाएगा तो उस सिचुएशन में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और चौथा पॉइंट बिल्कुल इसका उलट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो उस वक्त वो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। जब एनर्जी तब निकलेगी जब तब एनर्जी रेडिएट होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की जानिब जो है जंप करेगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट हम कहते हैं, पांचवें पॉइंट में बताया जा रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटा का लफ्ज़ यूज़ होता है एनर्जी के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़, लाइट के लिए जिसका जो क्वांटा इस्तेमाल होता है वो होता है फोटोन, ठीक है। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी और एनर्जी जो रेडिएट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होगी। और क्वांटा क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ लाइट, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स की एनर्जी, क्वांटास के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, जिसको हम, और लाइट का क्वांटा जो कि जाहिर सी बात है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हो रही, तो उसको हम लाइट के क्वांटा को फोटोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 6, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, यानी कि जो एनर्जी है E1 लेवल की जो एनर्जी है और E2 की जो एनर्जी है उसके दरमियान जो चेंज आया, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया पहले शेल से दूसरे शेल के ऊपर, E1 की एनर्जी थी 10 जूल, E2 की एनर्जी थी 15 जूल, तो जो डिफरेंस आया उसको हम डेल्टा E का नाम देते हैं। डेल्टा E, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर कोई जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है या जो एनर्जी रेडिएट की जा रही है या रिलीज़ की जा रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो फार्मूलाज के तहत, जो कि हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने ड्राइव किए थे। सबसे पहला फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि हायर लेवल की जो एनर्जी है लोअर लेवल की एनर्जी उसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास डेल्टा E आ जाएगा। या फिर एक और फार्मूला लास्ट वीडियो के अंदर हमने ड्राइव किया था, डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है। ये भी हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू जो है ड्राइव किया था। इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम बआसानी किसी भी जो है एनर्जी लेवल की क्या निकाल सकते हैं, कितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की या कितनी एनर्जी उसने रिलीज की, वो हम बआसानी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और लास्ट पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लास्ट पॉइंट के अंदर बताते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is integral multiple of h2 पाई। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखें, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। फिजिक्स के अंदर आपने मोमेंटम की वो बॉडी जो मूव कर रही है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम लाजमी मौजूद होता है। मोमेंटम के अंदर, मोमेंटम के बारे में आपने फिजिक्स के अंदर लाजमी पढ़ा होगा। एक होता है हमारे पास अगर कोई बॉडी स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है तो वो हमारे पास कहलाता है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, और P इज इक्वल टू m इंटू V, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये है लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं? इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, यानी कि मूव तो करते हैं, मूवमेंट तो वहां पर भी है, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो एंगुलर मूवमेंट है, क्योंकि
वहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है। तो जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है और वो जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जाके आप चैप्टर 3 या 4 के अंदर फिजिक्स के अंदर लाजमी पढ़ेंगे। तो L से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू वी इंटू आर, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, जो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था, हमें बताया गया कि अगर कोई भी एटम के अंदर के जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर हमने एंगुलर मोमेंटम जानना है, m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। दिस इज कॉल्ड बोहर क्वांटाइजेशन। यहाँ पर n इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल, ठीक है, और वो इंटीग्रल्स होते हैं 1 2 3 और आगे चलता जाता है। एंड h इज प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि हम लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। 2 और पाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है 3.142, ठीक है, पाई की वैल्यू ये कांस्टेंट है। तो अगर आपके पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आपको आता है कि अगर कोई किसी एनर्जी लेवल का जो है एंगुलर मोमेंटम मालूम करें, तो आप इस फॉर्मूले के तहत किसी भी जो है किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम बासानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। आप अगर कोई कहता है कि दूसरे शेल का मालूम करें, तो यहाँ n की जगह आप 2 लिख सकते हैं। अगर कोई कहता है, अगर क्वेश्चन आता है कि आप तीसरे शेल का जो है एंगुलर मोमेंटम मालूम करें, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलते चलते जितने भी अगर आपको शेल दिए जाएंगे, उनका आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो है मालूम कर सकते हैं। h की वैल्यू हमें कांस्टेंट है, हमें पता होती है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2 एंड देन पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। आई होप कि ये जो टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल, ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में और डिटेल में वीडियो लेके आएंगे, और उसके बाद फिर हम इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और डेरिवेशंस, जो बोहर एटॉमिक मॉडल की जो डेरिवेशंस हैं उनको भी हम डिस्कस आउट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।